देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.3 जो हमने कल पैरेलक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था, उसी मेथड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है उसके ऊपर बेस्ड है पूरा। तो आपको कहा गया है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट। है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। मतलब अलग तरीके से एंगल दिया गया है, मतलब डिग्री भी है और आपके पास मिनट भी है। तो गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 इंटू 10⁷ मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। है ना, तो आपको मतलब अर्थ से वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मतलब एक फिगर बनाओ। फिगर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि कौन ऑब्जर्वर है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखो उसने क्या है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए बी ऑन अर्थ। मतलब ये है अर्थ आपकी, मान लीजिए कि ये अर्थ है ना पूरी। या फिर चलिए एक अच्छे से बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ से आपका जो पॉइंट है ये मान लीजिए कि ये मून है। तो दो जगह से हम खड़े खड़े वहां से चेक करते हैं। चलो मान लो कि एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट कहा, मतलब एक यहाँ से देख रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ से देख रहे हैं। ये हमने मून देख लिया है यहाँ से। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा आपको दिया है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। एक तो ये डिस्टेंस पूछा है आपको, ये है आपका मून, ये हो गया आपकी अर्थ। और यहाँ से जो डायमीटर है वो आपको डायमीटर आपको दिया गया है ना। डायमीटर मतलब ये बेस कह रहा है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब आपको बताया था कि जहां से दो पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं उन दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बेसिस कहते हैं और बी से डिफाइन करते हैं। तो बी से डिनोट करो और बी की वैल्यू आपको ये दी गई है 1.276 मल्टीप्लाई बाय 10⁷। अब यहाँ पर मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका जो एंगल दिया गया है वो एंगल है ना, आप ध्यान से देखो डिग्री में है और मिनट में है। दो देखो दोनों में है। तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, या तो डिग्री में कर दो या फिर मिनट में कर दो पूरा। है ना, उसके बाद आपको रेडियन में एग्जैक्ट वैल्यू उसकी डालनी है। जो लास्ट एग्जांपल हमने 2.1 किया था उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती है वो भी हमें डालनी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, मैं थोड़ा कन्वर्जन कर रहा हूँ। 1 डिग्री एंड 54 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट। बताओ कितना हो गया, 6 और 5 11, तो 114 मिनट। क्या ये सही है? देखो मिनट में पूरा कन्वर्जन हो गया। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं कि आप इसको डिग्री में डालो या फिर मिनट में डालो। अब ये जो मिनट है 114, उसका कन्वर्जन मुझे रेडियन में आता है ना। तो 114 मिनट और उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 114। बताओ एक मिनट की वैल्यू जो हमने कल निकाली थी वो कितने रेडियन थी, आपको याद होगा तो ठीक है, बाकी नहीं याद है तो मैंने कल भी बताया था कि वो अगर याद नहीं रह रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो कि जो पाई बाई 180 उसको और 60 से डिवाइड मार दो तो ये आप मिनट में चले जाओगे, है ना। और अब अभी और 60 से डिवाइड मारो तो सेकंड में चले जाओगे, है ना। तो ये बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गई आपकी 114 मिनट जो है आपकी उसकी रेडियन में कन्वर्जन, है ना। तो ये हो गया आपका रेडियन में एंगल थीटा। अब तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं डी निकालने के लिए? D D is equal to B by theta. डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। यस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप ऐसे भी बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब बी डिवाइड बाय डी, है ना। आपको ऐसे याद रखो। अभी ये थीटा थीटा ठीक है, बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सीधा क्या याद रखना है, थीटा। ये है थीटा, आर कौन सा है आपका बी, और ये रेडियस है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सीधा सेट हो जाता है। तो मतलब आपको पूछा क्या गया है, डी पूछा गया है, तो डी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई थीटा। सो वी कैन राइट बेस कितना है आपका दिया गया है 1.276 मल्टीप्लाई बाई 10⁷ डिवाइड बाई थीटा। थीटा तो हमने अभी निकाला कितना है 114 मल्टीप्लाई बाई पाई, और उसके डिवाइड में जो है वो भी ऊपर चला जाएगा तो 180 मल्टीप्लाई बाई 60, है ना। अब जो भी आंसर है वो निकाल के मुझे बताइए।
चलिए, तो आपका जो आंसर है सॉल्व करने पर 38.48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अब जैसे मैंने फिजिक्स में बताया था कि आपको जो पहला डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल प्लेस किया जाता है। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेफ्ट साइड जाना है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड मारूंगा, 10 से डिवाइड मारा तो वो 3.84 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई जो 10⁻⁷ है उसकी पावर 1 हो जाएगी आपकी 8। तो यहाँ से आपको डी जो है वो यूनिट जो है मीटर में आपको मिल जाएगा, है ना, ये होता है। अब देखो फिजिक्स में यूनिट की अहमियत क्या है कि यूनिट जो होता है ना वो आपको कंपलसरी लिखना है। अगर मान लो कि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क के क्वेश्चन के आपके 1.5 मार्क हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये नीचे मीटर नहीं लिखा है ना। तो हमेशा ही आपका यूनिट है वो आधे मार्क का होता है ना। 12th तक याद रखना, बोर्ड में यही होता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 में से मतलब 10 न्यूमेरिकल है, तो 10 में आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके कितने मार्क गए, 5 मार्क चले गए ना, तो 5 मार्क सीधे माइनस हो जाएंगे, भले आपके सभी आंसर राइट है। तो यूनिट का ये आधे मार्क होता है। कंपलसरी लिखने की प्रिफरेंस कर लो, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में यूनिट भी पूछ लेते हैं, है ना। एमसीक्यू में पूछेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, तो वो भी आपको साथ साथ में याद हो जाएगा। तो 2 फायदे होंगे आपको इसके। चलिए नेक्स्ट वन, देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है और आसान भी है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा है उसने कि द सन एंगुलर डायमीटर, है ना, एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल दिया है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 into 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? ओके, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि आपका सन यहाँ पर है और आप अर्थ के ऊपर ऐसे खड़े हैं, और कोई बंदा यहाँ से खड़े होकर ये सन को देख रहा है, तो उसने देखा ये इस साइड के एंड के ऊपर देखा, और यहाँ से उसने इस साइड के एंड के ऊपर देखा, तो ये हो गया आपकी अर्थ, ये हो गया आपका सन, दिस इज द अर्थ। तो एंगुलर डायमीटर दिया, मतलब यहाँ से एंगल जो बना रहा है कितना बना रहा है, 1920, और ये है सेकंड। ठीक है, तो 1920 सेकंड, और यहाँ से ये बता रहा है कि एंगुलर डायमीटर मतलब ये बता रहा है ना, आपको एंगल बता रहा है। फिर डिस्टेंस डी, तो ये डिस्टेंस डी तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, मतलब आपको यहाँ ये निकालना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट निकाल दीजिए, है ना। तो इसको मैं नाम देता हूँ बी, आपको डी दिया है, थीटा भी दिया है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। क्या वही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। अब देखो थीटा की वैल्यू बताओ कैसे पुट करूं मैं, थीटा की वैल्यू सेकंड में है, कौन बताएगा। pi/180 into 60 into 60। वेरी गुड, यस राइट, है ना। वो वैल्यू अगर याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं याद है तो सबसे अच्छा है कि आप इससे निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत वैल्यू याद रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो थीटा जो है आपको 1920 सेकंड है ना, तो सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो π/180, देखते जाना, π/180 मतलब किस में, रेडियन में हुआ पहले, डिग्री का, फिर डिवाइड बाय 60, और तो मिनट में डिवाइड बाय अगेन 60, दिस इज द सेकंड, ये खत्म, मल्टीप्लाई बाय डी, तो डी की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11, ये रहा। तो यहाँ से आपका भी निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करके जरा आंसर बताइए इसका। चलिए, तो आपको सॉल्व करते हुए इसका जो आंसर आ रहा है
है ना, 0.0139 इंटू 10⁻, है ना, ये हो जाएगी आपकी 11 तो है ही पीछे। अब जैसे मैंने कहा फिजिक्स में कैसा रूल है, तो आपको यहाँ पर ये 1 के पीछे डेसिमल लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ 0.0139 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 है ना, उसमें से 100 निकाल देता हूँ। ऐसे भी तो लिख सकते 10⁻2 100 मतलब, और ये 10⁻9। तो देखो ये दो दो डेसिमल प्लेस खिसक गए राइट साइड, तो हो जाएगा 1.39 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ मीटर। ये हो गया आपका आंसर, है ना, फाइनल आंसर आपका ये आ गया। चलिए ठीक है, तो दो क्वेश्चन जो है बढ़िया, आपकी जो स्कूल के लेवल की एग्जाम होगी ना, उसमें ये दोनों क्वेश्चन में से एक छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं मैक्सिमम, पैरेलक्स मेथड का यूज करते हुए, है ना। आपको थियरी में भी छोटा सा पूछते हैं कि पैरेलक्स मेथड क्या होती है लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो छोटा सा वो 4-5 लाइन लिखनी है, एक फिगर बनानी है ना, तो पैरेलक्स क्या होता है वो भी आपको बताना है उसमें। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं एक चीज और, कि आपको कुछ डिस्टेंस के अलग अलग यूनिट बताता हूँ मैं, है ना, ये आपके लिए थोड़ा नया है। उसके बाद में आपको वो भी बहुत सारे यूनिट जो है वो बताता जाऊंगा। ये सिंपल आप लेंथ की बात कर रहा हूँ, है ना, तो आपके लिए एक नया आएगा फर्मी, है ना, ये सुनते जाना, बाकी अभी डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं एक दो लेक्चर में, कि आपको अलग अलग यूनिट जो है उसका कन्वर्जन ये सब मैं सिखाऊंगा। तो एक जो यूनिट है वो है आपका फर्मी यूनिट, है ना। तो फर्मी एक्चुअल में क्या होता है, फर्मी आप पढ़ेंगे, अभी आएगा कहाँ में, अभी वो भी बता दो, 12th स्टैंडर्ड में आएगा। और 12th स्टैंडर्ड में हम जब एटम न्यूक्लियस की बात करेंगे, है ना, तो आपके एटम न्यूक्लियस में ये फर्मी वर्ड बहुत यूज होने वाला है। तो एक फर्मी जो होता है वो होता है आपका, अगर मैं 1 फर्मी मीटर की बात करूं, है ना, फर्मी या फिर फेम्टोमीटर उसका दूसरा भी नाम है, फेम्टोमीटर। तो ये जो होता है फेम्टोमीटर फर्मी, उसका मीनिंग होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। आप अब तक है ना 10th स्टैंडर्ड में एक वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला शायद चैप्टर आ रहा होगा, या फिर निकल गया पता नहीं, लेकिन पहले आ रहा था तो उसमें वो नैनोमीटर आप ऐसा पढ़े थे, है ना, मिलीमीटर आपको थोड़ा पता होगा। तो ये सारे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो एक फर्मीमीटर जो है ना, वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ये होता है एक। उसके बाद एक और एंगस्ट्रॉम भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूं, ये ए करके 0 लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, एक तो, है ना। फिर ये देखना, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा पूछ लेते हैं कि ये किसका यूनिट है, तो ये लेंथ के यूनिट है सभी, है ना, तो इसलिए मैं आपको बताता जाता हूँ। फिर एक यूनिट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू लिखा जाता है उसको, 1 एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एयू जो होता है वो क्या होता है, तो 1 एयू की मैं जस्ट आपको वैल्यू यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, है ना, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, कि 100% आप इसको याद नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितने मीटर होता है ना, ये नहीं पूछेंगे। आपका ये भी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो दोनों है ऊपर के वो याद होने चाहिए, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जब भी आएगा तो आपको उसमें ये यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये ऊपर वाली जो है वो दोनों आपको याद होनी चाहिए, बाकी ये याद नहीं करोगे तो चलने का। 9.46 मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो 9.46 नहीं, ये लाइट ईयर में चला जाएगा। लाइट ईयर क्या होता है वो भी बताता हूँ। ये सब यूनिट जो है ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है, तो दिस इज द लेंथ का यूनिट है ना। तो ये होता है आपका 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे उसकी वैल्यू निकाल दी, है ना। तो ये जो होता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है, बाकी कुछ नहीं, है ना। अभी आपने आगे के न्यूमेरिकल में भी एक देखा होगा, तो हमने यही वैल्यू यूज की थी, आप याद करो, है ना। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, 1 AU ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है एक दूसरा यूनिट लाइट ईयर करके। लाइट ईयर क्या होता है, तो एक लाइट ईयर ऐसी होती है कि मतलब आपकी जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रैवल करती है डिस्टेंस, उसको कहा जाता है 1 लाइट ईयर, है ना। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि अब आपको एक लाइट की स्पीड भी पता होगी, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी स्मॉल सी लिखा जाता है उसको, है ना। तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है
वो एयर में या फिर आप मान लो कि अर्थ के बाहर जा रहे हैं, है ना, जहां पर वैक्यूम है, तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब इस स्पीड से लाइट अगर चलेगी तो पूरे साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उतना जो डिस्टेंस आता है उसको कहा जाता है 1 लाइट ईयर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं। उसको ऐसा लिखा जाएगा 1 L/, 1 लाइट ईयर। अब कितना ट्रैवल करेगी, तो ये 3 × 10⁸, ये तो मीटर पर सेकंड हो गया। पूरे साल में कितने सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो उसकी वैल्यू है 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद लास्ट में एक यूनिट है आपका पारसेक, है ना। तो 1 पारसेक, ये सब यूनिट इसलिए बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो PARSEC पारसेक, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 मीटर, है ना। एक पारसेक भी आपका यूनिट है, इसको इतने मीटर के बराबर कहा गया है ना। तो ये सारे यूनिट जो है वो रेंज या फिर लेंथ जो है बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी, दो तरीके से बता दिया। देखो, एक फर्मी और एंगस्ट्रॉम बताया, वो तो बहुत छोटी रेंज है, और ये सब जो बहुत दूर के डिस्टेंस मेजर करने हैं, तो ऐसे यूनिट को हम यूज करेंगे लेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से आपको, जैसे मैंने कहा कि पहले दो याद कर लो, बाकी के नीचे के कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या याद रखना है आपको, कि जो यूनिट है वो किसके लिए है, तो रेंज या फिर लेंथ मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है ये एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द एरर इन द मेजरमेंट, ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। एक्यूरेसी क्या होती है कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, और उसके बाद प्रिसीजन क्या होता है। तो एक्यूरेसी ऐसी चीज है कि ट्रू वैल्यू के आप कितना नजदीक हैं, है ना। आपका जो मेजरमेंट ले रहे हैं तो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। ट्रू वैल्यू क्या है कि अगर मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कि कोई भी रीडिंग लेने के लिए आपको नॉर्मली मैं स्केल देता हूँ, और उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 3.15 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है ना। या फिर नॉर्मल स्केल रहे तो मैं 3.1 लिखता हूँ सिर्फ, नहीं, इसकी लिमिट इतनी है कि 3.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर पाएगा, है ना। उसके बाद का डिजिट अगर मेजर करना है तो उसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो 3.1 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर को मैं क्या नाम दे दूंगा, ट्रू वैल्यू, है ना। मैं अभी जनरली सिर्फ और सिर्फ स्केल की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि 3-4 स्टूडेंट को अलग अलग रीडिंग लेने के लिए वो कह दिया। तो किसी स्टूडेंट का रीडिंग जो है वो 2.9 आ रहा है ना। किसी स्टूडेंट का रीडिंग जो है वो 3 आ रहा है, किसी स्टूडेंट का 3.4 आ रहा है ना। तो अब इन सब में जो तीनों स्टूडेंट ने रीडिंग लिया, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, तो इन तीनों स्टूडेंट में सबसे नजदीक कौन है। तो अगर इसका डिफरेंस देखें, है ना, तो इसका डिफरेंस देखें तो ये देखो 3.1 और 2.9, मतलब 0.2 का डिफरेंस इसका आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, और इसका जो डिफरेंस है वो 0.3 का आ रहा है ना। तो सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, तो स्टूडेंट नंबर 2 का, है ना। तो दिस इज द एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। इसको कहा जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज नथिंग बट, होता है ये है कि आपके ट्रू वैल्यू से आपका जो रीडिंग है ना, या फिर आपका जो मेजरमेंट है वो कितना पास है, उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। एंड द प्रिसीजन इज व्हाट। अब मैं आपको नॉर्मली बात करूं कि आपका जो नॉर्मल स्केल से जो रीडिंग आया ना वो 3.1 सेंटीमीटर है ना। आपकी नॉर्मल स्केल की एक लिमिट है कि वो सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, है ना। ये हुआ आंसर। अब एक्चुअल में अगर आप मान लो कि रीडिंग करते हो, तो आपका जो पॉइंट था वो 3.1 और 3.2 के बीच में अटका हुआ है ना। तो आप रीडिंग मुझे क्या बताओगे, 3.1, क्यों, क्योंकि 3.1 और 3.2 के बीच में आपको नॉर्मल स्केल में कोई भी आपको वो लाइन दिखने वाली नहीं है ना, उसके बीच में तो खाली जगह होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रीडिंग है ना वो 3.1 से ज्यादा है और 3.2 से कम है, लेकिन एक स्केल की लिमिटेशन है कि आप 3.1 ही बता पा रहे हैं मुझे। मैं कोई दूसरा यूनिट दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहा हूँ, तो उसने मुझे 3.15 सेंटीमीटर आंसर दिया। हाँ, उसके बाद 3.1 मतलब इसके बाद का डिजिट व्यू मेजर कर सकता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आया मैं। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, तो 3.153 सेंटीमीटर, उसने इतना मेजर कर लिया, है ना। तो आप देखो कि ये जो लास्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आया उसने मुझे कितना आंसर दिया, तो डेसिमल प्लेस के बाद 1, 2, 3 डिजिट तक आंसर दिया, है ना। इसको कहा जाता है प्रिसाइज आंसर, प्रिसाइज मेजरमेंट।
है ना। तो प्रिसाइज क्या होता है, डेसिमल प्लेस के बाद आप कितना मेजर कर पा रहे हैं, है ना, उसको कहा जाता है प्रिसीजन। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये होता है। चलिए, उसके बाद बात आती है आपकी एरर की। तो एरर क्या होता है, तो एरर जो है अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका। तो एरर देखेंगे और एरर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरर कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी अभी आगे देखा ना, वही एरर आ रही थी। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा कहा कि 3.1 रीडिंग है और 2-3 स्टूडेंट अलग अलग आए, सभी आंसर अलग अलग लेकर आए, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो आंसर है एग्जैक्ट, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा कहूँ कि मेरा जो कोई भी रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो वो 3.1 सेंटीमीटर है ना। तो ये मेरी ट्रू वैल्यू हो गई, इसको कहा जाएगा ट्रू वैल्यू। ये मेरी ट्रू वैल्यू है, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल आंसर है। अब मैं ये काम बहुत सारे स्टूडेंट को देता हूँ, 5-6 स्टूडेंट को मैंने अलग अलग काम दे दिया। तो अब उसको मेजर करने के लिए जो दे रहा हूँ उसको कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू, है ना। अब वो जो मेजर करके लाएगा उसको क्या कहा जाएगा, मेजर वैल्यू। एक्चुअल में आंसर क्या है, ट्रू वैल्यू ये है। एक्चुअल में जो भी मैं लेंथ मेजर करने के लिए दे रहा हूँ उसका एक्चुअल आंसर ये है 3.1 सेंटीमीटर, उसको कहा जाएगा ट्रू वैल्यू। अब मैंने स्टूडेंट को दिया, तो एक स्टूडेंट जो है वैसे ही वही एग्जांपल ले लेते हैं, 2.9 सेंटीमीटर मेजर करके लेकर आ गया, है ना, कुछ गड़बड़ की उसने तो 2.9 आया उसका। एक स्टूडेंट जो है वो 3.2 लेकर आ गया, है ना। एक जो स्टूडेंट है वो आपका 3.4 सेंटीमीटर लेकर आ गया, है ना। तो ये रीडिंग अलग अलग लेकर आ गए। अब जो इन सब को तीनों को क्या कहा जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। इसको नाम दिया जाता है मेजर्ड वैल्यू। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है तीनों में। अब जो डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, उसको कहा जाता है एरर, है ना। तो देखिए 3.1 माइनस 2.9, कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का, इसमें 0.1 का, और ये जो है वो 0.3 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो डिफरेंस बिटवीन ऐसा लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। मॉड्यूलस में लिखता हूं मैं ना। मॉड्यूलस में लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है ना। कोई स्टूडेंट वो अच्छा था, उसने तो 3.1 सेंटीमीटर ही लेकर आ गया, तो डिफरेंस क्या है, 0। तो एरर 0 हो गई, है ना। तो एरर एक्चुअल में क्या होती है कि पॉजिटिव एरर भी होती है, नेगेटिव एरर भी होती है, और 0 एरर भी होती है ना। ये आपके जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खास करके जेईई में, कि आपको कोई वर्नियर कैलिपर्स वाला जो अभी इंस्ट्रूमेंट हम आगे पढ़ने ही वाले हैं इसको डिटेल में, तो वर्नियर कैलिपर्स में मेजरमेंट किया तो उसने ऐसा ही कह देंगे कि पहले से ही खराब है ना। तो पहले से खराब है तो आपकी वो एरर हो गई, तो एरर को आपको फाइनल आंसर में करेक्ट करना होता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एरर के वैसे जनरली तीन तीन टाइप है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एरर, है ना। तो एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। अब ये जो एरर है हमने पढ़ी, उसके रीजन क्या क्या है, या फिर नॉर्मली अगर थियरेटिकल टाइप बता रहा हूँ मैं, थियरेटिकल टाइप क्या क्या है। बाकी तो जनरली हम न्यूमेरिकल बेस के ऊपर से अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है उसका, वो है आपका सिस्टमेटिक एरर। देखते जाना सिस्टमेटिक एरर होता क्या है। तो सिस्टमेटिक एरर एक्चुअल में बहुत सारे रीजन की वजह से आती है। इंस्ट्रूमेंट की एरर आ गई, फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल प्रोसीजर है, या फिर पर्सनल एरर है ना। इन सब की जो सिस्टम की वजह से आने वाली सिस्टमेटिक एरर, इसको हम कहेंगे, है ना। कि डायरेक्शन में आ रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी मैंने आपको अभी एरर बताई, है ना। तो वो आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एक्चुअल में सिस्टमेटिक एरर दो टाइप होते हैं एक्चुअल में। सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी, और उसके बाद रैंडम एरर, और लास्ट में है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट नॉर्मल है, वो जनरली हम यूज करने वाले हैं। बाकी ये प्योर थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर जो है उसका रीजन क्या है ना, सोर्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब सुनते जाना, है ना, ये स्टोरी जैसा ही है पूरा। ये मतलब आपको जनरली कोई थियरी ऐसे पूछते नहीं है ना। जनरली आपको क्या है कि जेईई नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली वो आपको जनरली क्वेश्चन ही नॉर्मल न्यूमेरिकल वाले ही पूछेंगे, है ना। ये थियरेटिकल पूरा कंसेप्ट है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, कि मैं नॉर्मली आपको ऐसा कहूँ कि आपने, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही बता रहा हूँ, बाकी आपको दूसरा भी 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल दिया है कि टेम्परेचर की अगर बात करो तो हम नॉर्मली यूज क्या करते हैं, थर्मोमीटर, है ना, ह्यूमन बॉडी की अगर मेजरमेंट करना है तो थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर जो है हम पुट करते हैं, एक तो मुंह में पुट कर देते हैं या फिर आर्म पिट के अंदर पुट करते हैं, है ना। तो आर्म पिट के अंदर जब भी पुट करते हैं हम, है ना,
तो आर्म पिट के अंदर क्या होता है कि हमेशा ही जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल वैल्यू से कम ही देता है बॉडी, है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए वहां पर पुट करने में। तो फिर उसके बाद उसको पुट करने के तरीके होते हैं कि आपने कैसे उसको पुट किया है ना। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस टाइप ऑफ। फिर उसके बाद दूसरा जो सोर्स है, ये आप उसको कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल। फिर पर्सनल एरर, है ना, इंस्ट्रूमेंटल इनपरफेक्शन इन टेक्निक। फिर उसके बाद देखो तीसरा एक और भी है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। ठीक है, ये तीन है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ना, तो इनपरफेक्शन में वो आप डाल दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब पहले से ही आपका इंस्ट्रूमेंट जो है बिगड़ा हुआ है। नॉर्मली आप मान लो कि स्केल की बात कर रहे हैं, तो स्केल पहले से इतनी टूटी हुई और आपको कह दूं कि इसको मेजर करो, तो कोई ना कोई आपसे मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर बात आती है पर्सनल एरर की। तो पर्सनल एरर के लिए मतलब आपको की नॉलेज ही नहीं है, आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको कोई नॉलेज है ही नहीं उसका, है ना। तो फिर भी आप प्रैक्टिकल करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो आपकी वो पर्सनल एरर हो जाएगी कि कैसे रीडिंग लिया जाता है आपको पता नहीं है, तो आपके रीडिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसको कहा जाता है पर्सनल एरर। या फिर इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो जैसे मैंने वो टेम्परेचर वाला बताया आपको, है ना, तो मतलब वो कहाँ पर पुट करना है, कैसे पुट करना है ना, तो उसको कहा जाएगा इम्परफेक्शन इन टेक्निक। फिर लास्ट में आपका रैंडम एरर्स, है ना। तो रैंडम एरर्स क्या होती है? तो रैंडम एरर जो है वो कभी भी आ सकती है ना। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं जनरली ऐसे बताऊं, कोई भी सोर्स होता है रैंडम एरर का। मान लो कि आप कोई भी टेम्परेचर का, कोई भी रूम टेम्परेचर मेजर करने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिंपली, और सडनली क्या हुआ कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सडनली चेंज हो गया, है ना। तो बाहर के एनवायरनमेंट की इफेक्ट सीधी आपके रूम के ऊपर आएगी। तो दिस इज अ रैंडम एरर। आपने कुछ अपार्टस लगाए और सडनली आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, तो उसकी वजह से सीधे अपार्टस के ऊपर उस एनवायरनमेंट की जो इफेक्ट है वो आ जाएगी, है ना। वो सडनली हुआ, है ना, वो आपको पता नहीं था ये होगा। तो अब उसमें आपके प्रैक्टिकल में क्या इफेक्ट होगा वो भी, उसके लिए भी आप तैयार नहीं थे, ये सडनली आ सकता है। तो ऐसी कोई भी एरर आए उसको कहा जाता है रैंडम। और उसके बाद लास्ट जो है लिस्ट काउंट एरर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको तैयार करना है लिस्ट काउंट एरर, है ना। ये हम न्यूमेरिकल में भी यूज करने वाले बार बार। तो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? तो लिस्ट काउंट एरर, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका छोटे से छोटा जो भी मेजरमेंट ले सके, है ना, उसको कहा जाएगा लिस्ट काउंट एरर, है ना। अब रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। मैं नॉर्मली आपके जनरली स्केल की बात कर रहा हूँ, है ना, नॉर्मल स्केल। जैसे अभी आगे डिस्कस किया कि नॉर्मल आपका जो स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर मान लो, या फिर 1 mm मान लो, दोनों सही है ना, दोनों एक दूसरे के कन्वर्जन ही है। तो 1 mm मिनिमम मेजर कर सकता है ना। तो कोई भी अगर रीडिंग लेगा, ये उसका लिस्ट मतलब मिनिमम मेजर कर सकता है, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू। मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, है ना। तो आपकी नॉर्मल स्केल है वो मिनिमम कितना मेजर कर पाएगी? 1 mm। तो इसका सीधा मतलब ऐसा हुआ कि आप जो है मेजर करने जाओगे तो इतनी ही मिनिमम एरर आ सकती है आपकी, है ना। उससे कम एरर ला पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं। 1 mm के नीचे आपकी एरर नहीं आएगी, है। तो आप जितना भी मिनिमम मेजर कर पा रहे हैं उस एरर को, मतलब उसी इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग मिनिमम एरर आपकी, या फिर लिस्ट काउंट निकल सकता है ना। तो लिस्ट काउंट निकालने के तरीके भी बहुत है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हम निकालेंगे भी, है ना, आगे न्यूमेरिकल में। तो समझो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम कितना मेजर कर पा रहा है ना। तो मिनिमम जितना मेजर कर पा रहा है वही उसकी लिस्ट काउंट एरर है, क्योंकि उससे नीचे एरर जाएगी नहीं, है ना। उतना ही एरर आ सकता है 1 mm का, ऐसे नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपके टाइप्स ऑफ एरर।